हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आपका फिर स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हो चुका है। आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उन सब में आपको जनरल साइंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको कराने वाले हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 2016-18 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला डेली का डेली आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपको चाहे जनरल साइंस हो या करंट अफेयर्स हो, आपको टोटल इससे मिलता रहेगा। आपको इसका, ठीक है, नोट्स अगर चाहते हैं तो राज टेक एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ डेली का डेली आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर कोई चालक है तो उसका रेजिस्टेंस किस पर निर्भर नहीं करता, पदार्थ पर नहीं करता, कि लंबाई पर नहीं करता, कि दाब पर नहीं करता, कि उसके एरिया पर निर्भर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो होता है आर बराबर होता है रो एल अपन ए। ठीक है दोस्तों, अगर हम ए की वैल्यू कम करते हैं तब भी इफेक्ट पड़ेगा आर पे, यानी रेजिस्टेंस पे। अगर एल कम ज़्यादा करते हैं तब भी आर पे पड़ेगा। तो क्या हुआ, लंबाई और एरिया का तो प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, अब बचता है पदार्थ और दाब। ठीक है, तो रो किस पे डिपेंड करेगा, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, पदार्थ पे डिपेंड करेगा कि पदार्थ कैसा है, उसका रो उसी हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस फार्मूले में हमको कहीं भी हमको पी यानी प्रेशर हमको नहीं मिला। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यानी चालक का प्रतिरोध उसके प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ठीक है, 18 वोल्ट का एक विभवांतर रखने वाले दो बिंदुओं पर 4C के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि यानी विभवांतर को, ठीक है, 18 वोल्ट का विभवांतर को 4 कूलाम, ठीक है, 4 कूलाम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमको पता है, ठीक है, कि V इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, V इक्वल टू होता है W/Q। ठीक है, W/Q होता है। तो अगर W की बात करें तो W बराबर क्या होगा, V और Q, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो V की वैल्यू कितना है, 18 है विभवांतर। ठीक है, और Q की वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, V की वैल्यू, W की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, 72 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, यानी कि W हमको निकालना था, तो W बराबर क्या होगा यहाँ से, VQ। तो V की वैल्यू यानी विभवांतर दिया है 18 वोल्ट, और कूलाम दिया है यानी Q की वैल्यू दिया है 4। ठीक है, तो इस हिसाब से 18×4 यानी 72 इसका करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये कोई, ठीक है, चालक है। ठीक है, इसकी 4, ठीक है, 4 कूलम आवेश हमको ले जाना है, जो कि कितने वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो W इक्वल टू VQ से हम करेंगे तो 18 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 72 होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो 70 और कार का मतलब क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो जे यानी जूल, 72 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अणु में ऑक्सीजन के द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ठीक है दोस्तों, H2O। ठीक है, अगर H2O में हम बात करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ क्या होगा, 2। अब रेशियो की बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ठीक है, 16, इसको अगर हम काटेंगे 2 से तो ये आएगा 1:8। ठीक है, यह पानी का में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसकी ये द्रव्यमान संख्याएं हैं। ठीक है, यानी उनकी रेशियो। ठीक है, फिर आपको रिपीट कर देते हैं, H2O, H2O में कितना हाइड्रोजन, 2, तो और H2O का, ठीक है, जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या होगा, 2, और ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, तो 8 दूनी 16, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 16, और ऑक्सीजन यहाँ एक ही है। ठीक है, तो 2:16 हुआ। ठीक है, इसको हम छोटा करेंगे 1:8। ठीक है, यानी कि पानी के अणु में ऑक्सीजन के द्रव्यमान और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ठीक है, एक 1:8, 1 क्या है, ये हाइड्रोजन का है,
और 8 क्या है, तो ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक से नए पौधों में विकसित होता है, उसे जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लेते कोई भी पौधा हो गया, ठीक है, ये कोई भी पौधा हो गया, ठीक है, तो कहा कि इस जिसमें एक पौधे के शरीर का एक से एक नए पौधे, ठीक है, अगर मान लेते यहीं से कोई और पौधा निकल गया, और निकलता भी आपको बहुत से दिखता होगा कि जो उसके जड़ से कहीं से भी निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी निकल गए, ठीक है, ये कोई पौधा था, ठीक है, यहाँ से भी हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो इस जो यहाँ से निकल जाते हैं एक और नए पौधे बन जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वनस्पति प्रसार करते हैं कि यौन प्रसार करते हैं कि विखंडन कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता, फिर से तो जन्म नहीं ले रहा है, और विखंडन मतलब क्या है, टूटना, ये टूट तो नहीं रहे हैं। यौन प्रसार ये एकदम 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 नीचे से तो होता नहीं, ठीक है, ये ऊपर से भी जाते हैं, ये क्या होता है, वनस्पति प्रसार, ठीक है, यानी वेजिटेरियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 5th नंबर पे क्वेश्चन है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा, हमको ध्यान देना कि यहाँ धावन सोडा की बात क्या है, यानी बेकिंग सोडा की। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो H2O हमसे पानी की किसके पूछा है, पानी की पूछा है। ठीक है, पानी की पूछा है, तो पानी का कितना होगा, ठीक है, अणु 10। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर हमको सोडियम की पूछता, ठीक है, तो यहाँ 1 होता, कार्बोनेट का भी 1। ठीक है, तो यहाँ पूछा था धावन सोडा के अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो पानी के यहाँ पे 10 अणु उपस्थित हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कितना होता है, 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडा वाटर, ठीक है, अब यहाँ में सोडा वाटर आया। ठीक है, जो हम लोग घुलने पे घुल जाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, यानी सोडा वाटर होता है। ठीक है, तो ये निलंबन होता है, अपक्षेप होता है, कोलायड होता है कि विलयन होता है। ठीक है, तो जो वाटर सोडा होता है, ठीक है, ये होता है निलंबन। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, इसके बाद है कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे शरीर में, ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो कि रक्त शर्करा को, ठीक है, कम होने से बचाता है। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन है कि ग्लूकान है कि एंजाइम है कि इंसुलिन है। ठीक है, तो जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, ये बचाता है ग्लूकागान। ठीक है, तो बे इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि कि थॉमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो होती है यह सिर्फ यौवन तक रहती है। ठीक है, अगर ये जो फेफड़ा हो गया, ठीक है, ऐसे रहता है, तो यहाँ पे जो ग्रंथि होती है यही होती है थामस। यह दोस्तों सिर्फ व्यक्ति की यौवन अवस्था तक ये सक्रिय रहती है, उसके बाद इसकी, ये इसका मतलब एक प्रकार से कहें इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह सिर्फ यौवन तक ही इंसान के अंदर ये सक्रिय रहती है। ठीक है, उसके बाद है एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब रदनक दोस्तों बात कर रहा था, ये दांत, मान लेते ये इंसान का जबड़ा हो गया ऊपर का, ठीक है, ये नीचे का है। ठीक है, तो अगर हम इसको दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो दांतें होती हैं ये कुछ रदनक होती हैं, ऐसे 3-4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो एक साइड सिर्फ यहाँ पे जो दांतें होती हैं इसी को हम लोग रदनक बोलते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से होगा, ठीक है, उसके जस्ट नीचे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुल कितना रदनक हुआ, ये 4। ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य में कितने रदनक होते हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में 4 रदनक होते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, तो मनुष्य की टोटल जो खोपड़ी होती है, यानी पूरा फेस को लेके और ये सर को लेके, ये टोटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनमें जो अस्थियां होती हैं यानी हड्डियां होती है 29 होती है। ठीक है दोस्तों, अब 29 कहाँ कहाँ होती है इसको हम लोग देख लेते हैं, 29 कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो अगर हम कपाल की बात करते हैं, ठीक है, कपाल यानी सर में, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पे होती हैं 8। ठीक है, यहाँ पे 8 होती है।
अगर हम चेहरे की बात करते हैं यानी फेस की बात यानी माउथ पे, तो यहाँ पे होती है 14, ठीक है, 14 हड्डियाँ होती है। अगर हम कान की बात करते हैं, ठीक है, कान की, तो यहाँ पे होती है 6 हड्डियाँ, ठीक है, 6। तो कितना हुआ, 14 8 22 6 28 हो गया। अब दोस्तों ये जो एक जीभ में भी हड्डी होती है, जिह्वा में, ठीक है, जिह्वा में एक होती है। तो दोस्तों अब काउंट करते हैं पूरे, यानी कि खोपड़ी में कितना हुआ, तो 8 सर में हुआ यानी कपाल में, 14 ठो फेस में हुआ, ठीक है, 6 ठो कान में हुआ, एक जीभ में। तो 14 8 22 6 28 से 29, तो 29 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेस्टिजियल अंग है। वेस्टिजियल का मतलब क्या दोस्तों, कि मनुष्य के अंदर इसका कोई कार्य नहीं होता, ठीक है, तो ये अपेंडिक्स, ठीक है। अब दोस्तों अपेंडिक्स होता कैसे है, ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते होंगे छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे यही क्या है, अपेंडिक्स होता, ठीक है, यहीं पे अपेंडिक्स होता। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितना होता है, 2.5 इंच होता है, ठीक है। इसका मनुष्य के अंदर कोई काम नहीं होता, ठीक है, ये होता है जानवरों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे वो लोग, ठीक है, अपना भोजन खुद पचाते हैं, इसलिए वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती। लेकिन मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। अगर यही 2.5 से अगर ये 2.6 या 2.7 हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो वही हम बोलते हैं कि पथरी जो है बढ़ गया है, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो वेस्टिजियल अंग आपको सीधे दिखता होगा, ये अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, इंसान के अंदर। अगर जानवरों के अंदर बात करेंगे तो इसका काम बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है, समुद्री वातावरण में पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला है काइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, दूसरा है समुद्री अपक्षण, तीसरा है समुद्री आवृतजीवी, चौथा है जलीय ब्रायोफाइटा, ठीक है दोस्तों। जो समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पादक होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं काइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है नेक्स्ट है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, यह क्या है, कणों, ठीक है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो लोग सबसे छोटा कण माना गया है, यह माना गया है परमाणु को, ठीक है, ये हम परमाणु को माने गए हैं, ठीक है। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फिर अब इसके बाद कहा गया नहीं, परमाणु के अंदर भी 3 होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों साइड ये मूव करता है, ठीक है। तो बाद में डाल्टन का भी परमाणु सिद्धांत ये फेल हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात किया गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या है, तो यह है परमाणु, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे, ठीक है, ये रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटा अविभाज्य कण क्या है, परमाणु है, लेकिन किसके अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, डाट के प्राणी अगतिशील होते हैं यानी इमूवेबल होते हैं, यानी इनकी वृद्धि नहीं करते, ठीक है, यानी कि इनकी सेल्फ वृद्धि नहीं होती। तो ऐसे कौन से प्राणी है जिनका वृद्धि अगतिशील होता है, यानी ये प्रगति नहीं करते, तो ये पोरीफेरा है, नेमेटोडा है, कि प्लेटीहेल्मिंथेस है, ठीक है दोस्तों। ये यानी कि ये पौधों में होता है, तो कौन सा है जो कि जिसकी वृद्धि नहीं होती, यानी ये इमूवेबल होता, ठीक है। तो ये है पोरीफेरा, पोरीफेरा का कोई वृद्धि नहीं होती, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ मछलियों की बात किया है, तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में टोटल 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। अगर हम मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ मछली की बात किया गया, मछलियों में 2 होते हैं। अब दोस्तों ये 2 कौन कौन होते हैं, तो पहला जो होता है ये होता है एट्रियम, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एट्रियम होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, बेंटिसरियल, बेंटिसरियल यानी, ठीक है, क्या होता है, बेंटिसल, ठीक है। यह 2 इंपॉर्टेंट, ठीक है, मछलियों में के हृदय में ये कक्ष होते हैं, ठीक है, एट्रियम और बेंटिसियल, ठीक है। अगर मनुष्य के पूछता है तो मनुष्य में टोटल 4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 300 है, यदि इनकी नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, 189 है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इसके फार्मूला बता देते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, परमाणु संख्या निकालना है, यानी प्रोटॉनों की संख्या निकालना है। तो यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा,
ये द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 300 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है 189, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रोटॉनों की संख्या की बात करें या परमाणु संख्या बात करें तो कितना आएगा 111 यानी 111, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। अगर हम प्रतिबिंब हमको बनाना है तो हम किसकी उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पानी की बात करते हैं तो पानी में प्रतिबिंब बनता है, इस पार से उस पार हम देख भी सकते हैं। मृदा, अगर मृदा की बात करें तो मृदा में हम प्रतिबिंब कोई नहीं बनता, ठीक है। प्लास्टिक की बात करेंगे तो आप देखते हो कि चाहे बस बाइक या फोर व्हीलर जिसमें होगा, इसमें भी जो कांच होता है ये प्लास्टिक होता है, तो इसमें भी प्रतिबिंब बन जाता है और कांच में तो बनता ही है। तो उस प्रकार से मिट्टी में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है कि एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1200 जूल कार्य करता है, उसके द्वारा खर्च की गई शक्ति होगी, ठीक है दोस्तों। हमको निकालना क्या है शक्ति, हमको पता होगा पावर बराबर क्या होता है, तो ये होता है W/T, ठीक है। W हमको दिया है 1200 और T हमको दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। काटेंगे आएगा P की वैल्यू कितनी आएगी 600, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 600 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व हैं, ठीक है दोस्तों। तो 18वें समूह की बात कर रहा है जिनमें क्या होता है हीलियम, ठीक है, नियान, ठीक है, आर्गन, ठीक है, जेनान, क्रिप्टान और रेडान, ठीक है। तो कितना हुआ 2 2 4 2 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 6, ठीक है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के जो 18वें समूह है इनमें 6 यानी जो अक्रिय गैस होती है यही इसमें होती है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो ये होता है दूरी का, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का आपका 20 मोस्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर 2016 और 18 में जो ग्रुप डी में पूछे गए थे वही सेम था, ठीक है दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट जरूर करें ताकि इससे आने वाला जो थर्ड प्रैक्टिस सेट हो इससे और अच्छा बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको डेली का डेली अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। इसका नोट्स के लिए आप राजटेक एजुकेशन पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।